नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी की किताब का अध्याय 6 नागरिकता सिटीजनशिप का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज इस अध्याय 6 में हमारा लेक्चर नंबर भी कौन सा है? लेक्चर भी 6। इसके बाद बच्चों एक लेक्चर और आएगा, फिर हमारा ये जो चैप्टर है वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम नया अध्याय शुरू करेंगे जो कि होगा राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म का होगा। इस अध्याय के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 अध्याय बाकी हैं, चैप्टर 7 और चैप्टर 8। इसके साथ हमारी ये पूरी किताब खत्म हो जाएगी और किताब खत्म होने के साथ हमारा जो पूरा कोर्स है वो भी हो जाएगा। हमने संविधान वाली किताब पढ़ ली है और हम इस किताब को भी जब पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम वन शॉट्स की तरफ बढ़ेंगे, परंतु उससे पहले इसको कोर्स को खत्म कर लेते हैं और आज क्या पढ़ेंगे वो जान लेते हैं। आज हम लोग बात करेंगे सार्वभौमिक नागरिकता की। किसकी बात कर रहे हैं? सार्वभौमिक नागरिकता या यूनिवर्सल सिटीजनशिप जो है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। जब हम ये कह रहे हैं कि सार्वभौमिक नागरिकता, तो पहली बात तो क्या है? सार्वभौमिक नागरिकता का मतलब क्या है? सार्वभौमिक नागरिकता या हम ये कहते हैं यूनिवर्सल सिटीजनशिप, मतलब पूरे यूनिवर्स की सिटीजनशिप कहीं होनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर्स में ये देखा है कि अलग अलग संस्कृतियों के लोग होने के बावजूद भी जो देश हैं, अलग अलग देश हैं, वो उनको अपना रहे हैं। परंतु जब हम अपने क्षेत्र में बात कर ले या हम हमारे देश में बात कर ले, जो व्यक्ति के पास कौशल होता है, टैलेंट होता है, उसको अपनाने में तो हम देरी नहीं लगाते। परंतु जो शरणार्थी होते हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, जो दूसरे देशों से या दूसरे राज्यों से एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करते हैं, ऐसे लोगों को अपनाने में कहीं ना कहीं हम समस्या देखते हैं। तो यहाँ पर जब हम ये कह रहे हैं कि भैया पूरे विश्व में ऐसी समस्या है, तो क्या हम एक बार वैश्विक जो नागरिकता है उसके बारे में सोचना चाहिए कि भैया जो भी व्यक्ति जहां रहना चाहे उसको वहां स्थान मिल जाए। तो क्या ये मुद्दा सही है या नहीं है? तो सार्वभौमिक नागरिकता या यूनिवर्सल सिटीजनशिप पर हम लोग चर्चा करेंगे। और चर्चा करते हुए सबसे पहली जो बात हमारे सामने आती है वो ये आती है कि जब हम शरणार्थियों या अवैध आप्रवासियों के बारे में सोचते हैं तो मन में अनेक छवियां उभरती है। जब भी हम शरणार्थियों की बात करते हैं, शरणार्थियों का मतलब क्या है बच्चों? जो शरण में चला गया हो। ठीक है, अब जैसे आपने कक्षा 10 में पढ़ा था, पहला अध्याय था सत्ता की साझेदारी का, जिसमें हमने श्रीलंका की कहानी पढ़ी थी, जिसमें तमिल और सिन्हाला समुदायों के बीच में गृह युद्ध होता है। गृह युद्ध का मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पर 2 समुदाय, देश के 2-3 समुदाय इस प्रकार से लड़ने लग जाए कि वो युद्ध जैसा लगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? गृह युद्ध कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिविल वॉर कहते हैं। तो जब सिन्हालाओं ने तमिलों पर खूब ज्यादा अत्याचार करा तो कुछ तमिल इतने मजबूर हो गए कि उनको भारत में पलायन करना पड़ा। तो वो भारत में क्या बन गए? शरणार्थी बन गए। उन्होंने शरण भारत में मांगी। इसी प्रकार से आप अगर कक्षा 12 में जाकर के पढ़ेंगे कि तिब्बत से 1959 के समय में दलाई लामा और काफी जो उनके शरणार्थी है, तिब्बत से काफी लोग क्या होते हैं? भारत में आकर के शरण लेते हैं। इसी प्रकार से 1971 में जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी तो आज के मौजूदा बांग्लादेश के 80 लाख लोग, 8 मिलियन जो लोग हैं, वो भारत में आकर के शरणार्थी बन जाते हैं। तो जब हम शरणार्थियों के बारे में सोचते हैं या अवैध आप्रवासियों के बारे में सोचते हैं, मतलब गलत तरीके से, इलीगल तरीके से इमिग्रेशन करा है। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल आज आप देखेंगे भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर को देखिए। भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर पे कोई बहुत ज्यादा पहरेदारी नहीं है, कोई बहुत विशेष सुरक्षा नहीं है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में इतनी कोई बहुत बड़ी नोकझोंक नहीं है कि नहीं अटैक हो जाएगा और हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि बांग्लादेश के लोग हैं वो आसानी से इंडिया में क्या हो जाते हैं? एंटर हो जाते हैं। गलत तरीके से हो रहे हैं, नहीं होना चाहिए उनको इस प्रकार से एंटर, तो वो अवैध आप्रवासी। ऐसी घटनाएं पूरे विश्व में हम लोगों को देखने को मिलती है। तो जब हम शरणार्थियों के बारे में सोचते हैं, हम अवैध आप्रवासियों के बारे में सोचते हैं, तो हमारे मन में अनेक छवियां उभरती है। अलग अलग जो चित्र हैं, अलग अलग जो बातें हैं वो दिमाग में आती हैं। वो अलग अलग छवियां, अलग अलग चित्र, वो अलग अलग बातें क्या हैं जो हमारे दिमाग में उभर रही है जब हम चर्चा शरणार्थियों की कर रहे हैं, जब हम अवैध आप्रवासियों की चर्चा कर रहे हैं, इलीगल जो इमिग्रेशन कर रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में देखते हैं। उसमें एशिया या अफ्रीका के ऐसे लोगों की छवि हो सकती है जिन्होंने यूरोप या अमेरिका में चोरी छिपे घुसने के लिए दलाल को पैसे का भुगतान किया हो। इसमें जोखिम बहुत है लेकिन वे प्रयास में तत्पर दिखते हैं। तो अब आपको ऐसा देखने को मिला होगा कि एशिया और जो अफ्रीका के लोग हैं वो यूरोप और अमेरिका में चोरी छिपे घुसने के लिए दलालों को पैसे का भुगतान करते हैं कि हमें वहां एंट्रेंस मिल जाए, जो कि एक प्रकार से अवैध आप्रवासी है। प्रयास करते हैं, जोखिम भरा है वो प्रयास है। इसके अलावा देखो आपको एक और बात बताता हूं कि एशिया और अफ्रीका, ये जो 2 महाद्वीप है ना बच्चों,
ये जो दोनों महाद्वीप है, इन दोनों महाद्वीपों का अगर शोषण करा है किसी ने, तो किसने करा है? यूरोप ने करा है। यूरोप ने करा है। यूरोप ने एशिया और अफ्रीका के ही देशों को गुलाम बनाया, ठीक है। और अब आपने कक्षा 10 के इतिहास में पढ़ा था, गिरमिटिया मजदूरों के बारे में पढ़ा था, जो क्या थे कि यहां से भारत से अनुबंध समझौते के तौर पे उनको वहां ले जाया जाता था, फिर उनसे दूसरी जगह पे काम कराया जाता था, ठीक है। अमेरिका भी काफी लोगों को लेकर गए, फिजी लेकर के गए हैं, वेस्ट इंडीज की साइड लेकर के गए, ऐसी जगह लेकर के गए। अब फिर उनको नहीं आने दिया तो उनकी पीढ़ियां वहीं सेटल हो गई। इसी प्रकार से आप अमेरिका में देखेंगे तो अफ्रीका से काफी लोगों को अमेरिका ले जाया गया है, जिन्हें आज अफ्रो अमेरिकन कहा जाता है। जो अश्वेत लोग हैं वहां के अमेरिका के, वो अफ्रो अमेरिकन है, मतलब अफ्रीका से उनको लाया गया है, जो अब अमेरिका में रह रहे हैं, इसलिए उनको अफ्रो अमेरिकन कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं एशिया और अफ्रीका के ऐसे लोग भी दूसरे देशों में काफी है, जिनको उस समय गुलाम बना करके लाया गया था, पर अब वो एक सही अपने अधिकार मांगते हैं, नागरिकता मांगते हैं। ऐसे लोगों को तो 100% नागरिकता मिलनी चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एक अन्य छवि युद्ध या अकाल से विस्थापित लोगों की हो सकती है। इस तरह की छवियां अक्सर टेलीविजन पर दिखाई देती है। एक छवि हमारे सामने क्या आती है? जब किसी देश में किसी प्रकार का कोई युद्ध होता है तो लोग क्या हो जाते हैं? विस्थापित हो जाते हैं। देखो, स्थापित का मतलब क्या होता है? कहीं हम स्थापना हो जाए, हम कहीं बैठ जाए, स्थापित हो जाए कि साहब अब हम यहाँ स्थापित हो चुके हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि जो ये ऑफिस है वो यहाँ स्थापित कर लिया गया है, या ये जो मंदिर है वो मंदिर अब यहाँ स्थापित कर लिया गया है, या अब ये जो हमारा मकान है वो यहाँ स्थापित कर लिया गया, अब हम यहाँ रहना शुरू कर जाते हैं, तो ये स्थापित हो जाता है। विस्थापित का मतलब क्या हो जाता है? वहां से हट जाना, वहां से जो स्थापना करी थी वो हट जाना। मैं यहाँ रहने लगा था, अब मैं यहाँ से हट जाता हूँ। तो अगर क्या होते हैं, लोग युद्ध के कारण अपने देश से या किसी जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, जहां स्थापित है वहां से दूसरे स्थान पे जाने लगे। युद्ध के कारण हो सकता है, अकाल के कारण कोई सूखा पड़ जाए, कोई बाढ़ आ जाए, किसी भी प्रकार का कोई आप कह सकते हैं कि जो नेचुरल कैलेमिटी होती है, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, अगर ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो समस्या हो सकती है। तो युद्ध अकाल से विस्थापित लोगों की हो सकती है। इस तरह की छवियां अक्सर हमें टेलीविजन पर देखने को मिलती है। तो ऐसी जो छवियां है वो हमें टेलीविजन पर देखने को मिलती है कि जो काफी लोग हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। युद्ध या अकाल से विस्थापित लोग हो जाते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थानों पर जाते हैं, एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। युद्धों का जिसने मैंने आपको उदाहरण दिया कि 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो बांग्लादेश से 80 लाख लोग भारत में शरणार्थी बन जाते हैं। इसके अलावा जब चाइना तिब्बत पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो 1959 के दौर में काफी जो लोग हैं तिब्बत के वो भारत में आकर के शरण ले लेते हैं। इसी प्रकार से श्रीलंका का जो गृह युद्ध है उस समय जो वहां के तमिल है वो भारत में आकर के शरण लेते हैं। सूडान के डरफा क्षेत्र के शरणार्थी फिलिस्तीनी, बर्मी या बांग्लादेशी शरणार्थी जैसे कई उदाहरण हैं। तो सूडान के आप डरफा क्षेत्र के शरणार्थी देख लो, फिलिस्तीन के देख लो, बर्मा के देख लो, बांग्लादेशी शरणार्थी देख लो, ये सब इसके उदाहरण हैं। अब ये सारा आपको उदाहरण याद नहीं करने, बांग्लादेश के मैंने आपको बता ही दिया है। ये सभी ऐसे लोग हैं जो अपने ही देश या पड़ोसी देश में शरणार्थी बनने के लिए मजबूर किए गए हैं। ये सारे के सारे ऐसे ही लोग हैं जो या तो अपने ही देश में या किसी पड़ोसी देश में शरणार्थी बनने के लिए मजबूर हो गए हैं, ठीक है। अपनी इच्छा से नहीं हुआ है कि भाई अपनी खुशी से वो तो ट्रांसफर हो रहे हैं। देखिए एक चीज क्या है कि दो बातें आप देखिए, एक जिसे हम कहते हैं पलायन, जिसको इंग्लिश में माइग्रेशन कहा जाता है, और दूसरा होता है शरणार्थी, जिसको हम लोग इंग्लिश में रिफ्यूजीज कहते हैं। देखिए पलायन दो प्रकार का हो सकता है, एक आंतरिक हो सकता है और एक अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। एक आंतरिक हो सकता है और एक अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। अब एक्चुअल में पलायन का अर्थ क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है। ये मेरा मानना है ऐसा, जो मैं डिफरेंस क्रिएट करता हूं। पलायन में क्या होता है? पलायन में भी यही बात है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे, शरणार्थी में भी ये बात है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है। बट पलायन क्या है? जनरली पलायन व्यक्ति अपनी इच्छा से कर लेता है। जैसे मान लीजिए आज मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे लगता है कि यार यहाँ पे इस सिटी में अच्छा रोजगार का अवसर नहीं, अच्छे मौके नहीं, मैं दूसरे शहर चला जाऊँ, तो मैं अपने देश के अंदर अंदर कहीं जा रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? आंतरिक पलायन हो जाएगा, आंतरिक पलायन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं आज मुझे लगता नहीं दिल्ली में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, मैं दिल्ली शिफ्ट हो जाता हूँ। मुझे लगता है मुंबई में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, मैं मुंबई शिफ्ट हो जाता हूँ। तो ये क्या हुआ कि ये हमारे देश के अंदर अंदर मैंने एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय पलायन क्या होता है कि काफी लोगों को लगता नहीं यार इंडिया में बहुत अच्छे मौके नहीं है, मैं कहीं बाहर चला जाऊँ, कोई फॉरेन चला जाऊँ, वहां जाकर करके पैसा कमाऊँ। तो वो क्या होता है? एक देश से दूसरे देश में जब व्यक्ति जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पलायन कहलाता है। ये व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए जा रहा है, तो हम पलायन मानते हैं।
रिफ्यूजीज या शरणार्थी क्या होते हैं, ये अपनी इच्छा से नहीं जाते, इनका विचार मजबूरी है, इनकी मजबूरी है, ये मजबूर हो गए। बांग्लादेश से जब 80 लाख लोग ट्रांसफर हुए तो वहां युद्ध चल रहा था और युद्ध से वो बचकर करके यहाँ आए। श्रीलंका में तमिल आए, वो युद्धों के कारण आए, तो यहाँ पर मजबूरी के कारण है। इसी प्रकार से जब आप देखेंगे, आप कक्षा 12 में राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे और राजनीति विज्ञान में बच्चों 2 किताबें आपके चलेगी कक्षा 12 में। एक है समकालीन विश्व राजनीति की किताब और एक है स्वतंत्र भारत में राजनीति की किताब। स्वतंत्र भारत में जो राजनीति की किताब, उसमें पहला अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, और उसमें आप पढ़ेंगे कि जब भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो किस प्रकार से वो विभाजन बड़ा दुखदाई होता है। काफी हजारों की संख्या में लोगों मारे जाते हैं, हजारों की संख्या में लोग मजबूर हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए। ठीक है, कोई वहां नहीं रहना चाहता, वो यहाँ आना चाहता, कोई कहीं जाना चाहता है। किस प्रकार से बड़ा दुखदाई था वो चीजें वो आप अगले में पढ़ेंगे। तो शरणार्थी अब उस समय, जब पहले भारत पाकिस्तान पूरा एक था, पर जब अब विभाजन हो गया तो पाकिस्तान से जो लोग भारत आ रहे थे, भारत के एरिया में आ रहे थे, अब वो एक प्रकार से शरणार्थी थे। वहां से नहीं, हमें तो इंडिया में रहना है, इंडिया में रखो। तो फिर भारत सरकार ने उनके लिए भी जो शुरू में कुछ कच्चे जो टेंट है वो लगवा करके व्यवस्थाएं करवाई थी। तो शरणार्थी मजबूरी में आता है। तो ये बात कही गई, ये सभी ऐसे लोग हैं जो अपने ही देश में शरणार्थी बनने के लिए मजबूर किए गए, अपने ही देश में या किसी पड़ोसी देश में शरणार्थी बनने के लिए इनको मजबूर किया गया है। हम अक्सर मान लेते हैं कि किसी देश की पूर्ण सदस्यता उन सबको उपलब्ध होनी चाहिए जो सामान्यतः उस देश में रहते हैं और काम करते हैं या जो नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं। तो हम अक्सर ऐसा मानते हैं कि किसी भी देश की जो पूर्ण सदस्यता है, ठीक है, जो कंप्लीट जो उसको मेंबरशिप जो मिलनी चाहिए वो उन सबको मिलनी चाहिए, सबको उपलब्ध होनी चाहिए जो उस देश में रहते हैं। देखिए क्या क्या बोला है कि पूर्ण सदस्यता और समान जो अधिकार वाली बात है, समान पूर्ण एवं समान सदस्यता का जो बात है, किस किस पे लागू होनी चाहिए, ऐसा इनका मानना है कि उस देश में रहने वाले सभी लोगों पर, उस देश में जो काम करते हैं उन सभी पर, और तीसरा नागरिकता के लिए अगर कोई आवेदन करता है तो उन पर भी। देखो उस देश में जो रहते हैं, अब रहने का तो ऐसा बेटा कि अगर कोई शरणार्थी बनकर करके आया है तो हम या कोई भी देश सबको नहीं अपना सकता बेटा, ये रियलिटी है कि हम सबको नहीं अपना सकते कि हाँ भैया सबको ही चलो आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। सबको अगर हम ऐसे नागरिकता देने लग जाए कोई भी देश, तो उस देश के जो संसाधन है ना, उन संसाधनों पर बंटवारा हो जाता है। ठीक है, फिर जब नागरिक है फिर तो सबका बराबर अधिकार है, तो पर जो शुरुआत से उस देश में रह रहे हैं फिर उनके लिए तो संसाधनों की कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि उस देश में रहते हैं, उस देश में जो ओरिजिनली शुरुआत से रहते हुए आ रहे हैं उनको तो नागरिकता मिलनी चाहिए, पर कोई किसी प्रकार से शरणार्थी अवैध अप्रवासी बनकर करके रह रहा है तो उनको थोड़ा सा सिटीजनशिप देना मुश्किल लगता है। काम करते हैं, काम करने वालों को मिल जाए, नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं तो आवेदन कर रहे हैं, तो अब इस पे तो सरकार तय करेगी कि भैया किसको नागरिकता देनी है, किसको नहीं देनी, जो कि कानूनों के अनुसार तय है कि भैया ये उसका पूरा प्रोसीजर होगा और इस प्रोसीजर के तहत जो भी ठीक लगेगा सरकार उसको नागरिकता दे देगी, बाकियों को नहीं देगी। तो यहाँ पे उस देश में रहने वाले सभी को नागरिकता मिले, काम करने वालों को और नागरिकता के लिए आवेदन करें, उन सबको पूर्ण सदस्यता होनी चाहिए, अक्सर हमेशा मान लेते हैं। यूं अनेक देश वैश्विक और समावेशी नागरिकता का समर्थन करते हैं, लेकिन नागरिकता देने की शर्तें भी निर्धारित करते हैं। ये शर्त आमतौर पर देश के संविधान और कानूनों में लिखी होती है। अब देखिए, जो अनेक देश हैं वो वैश्विक और समावेशी नागरिकता का समर्थन करते हैं, वैश्विक और समावेशी नागरिकता का समर्थन करते हैं। वैश्विक और समावेशी नागरिकता का मतलब क्या है कि पूरे विश्व की में नागरिकता हो, समावेशी हो, सब जो इंटीग्रेटेड है, जो जुड़ी हुई नागरिकता है वो हम लोगों को देखने को मिलनी चाहिए। इसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि जैसे एक देश में जो वहाँ की संस्कृति के लोग नहीं है वो लोग भी रह रहे हैं, अलग अलग लोग रह रहे हैं, जिसमें आज आपको कहूँ, आज अमेरिका में बहुत ज़्यादा जो है इंडियंस रह रहे हैं। आप काफ़ी देशों में देखेंगे कि इंडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब भारतीय संस्कृति का परिचय वहाँ वो ले रहे हैं, परंतु वो ऐसा नहीं है कि वो शरणार्थी के रूप में गए हैं या अवैध आप्रवासी के रूप में गए, नहीं, वो तो बाकायदा काफियों को तो ऐसे उन देशों ने इन्वाइट करा कि आप आइए हमारे देश में काम करें, हम आपको यहाँ की नागरिकता दे देंगे। वो तो उन देशों के लिए एक प्रकार से फ्रूटफुल है। भारतीय तो हर वक्त फ्रूटफुल ही होता है, अच्छा ही होता है, तो वो वहाँ के लिए इस प्रकार से। तो काफी देर तो वैश्विक और समावेशी नागरिकता का समर्थन करता है, हर देश करता है। और हमने क्या पढ़ा है, हमने ये बात पढ़ी है कि कहीं ना कहीं जब जो कौशल या टैलेंट वाला व्यक्ति हमारे पास होता है तो हम उसको नागरिकता देने में ज़्यादा हिचकिचाहट नहीं करते, परंतु कोई इस प्रकार का होता है जो कहीं ना कहीं देश पर बोझ बनने वाला सा हो, उनको कोई भी देश नागरिकता देने से थोड़ा सा बचता है। लेकिन नागरिकता देने की शर्तें भी निर्धारित करते हैं। अब देखो, सब ये कह रहा है
कि वैश्विक और समावेशी जो नागरिकता है उसका समर्थन सब करते हैं, पर अपने देश में नागरिकता देने की शर्तें भी रखते हैं। और ये शर्तें कहां से तय हो जाती है? देश का संविधान तय करता है और देश के कानूनों में लिखी होती है। तो ये भी जरूरी है, नागरिकता की शर्तें, नागरिकता के बारे में लिखा हुआ होना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हम कोई भी देश किसी को भी पूर्ण रूप से सबको नागरिकता नहीं दे सकता, क्योंकि इस प्रकार से तो फिर जिसको भी लगेगा यार चलो हमें हमारे देश में नागरिकता नहीं मिली, वो वाला देश हमें दे देगा, वो वाला देश दे देगा। कुछ तो कानून कायदे, कुछ तो नियम होना जरूरी है। अवांछित आगंतुकों को नागरिकता से बाहर रखने के लिए राज्य सत्ताएं ताकत का प्रयोग करती है। अवांछित आगंतुकों, ये क्या है? आगंतुक, इसका मतलब क्या होता है? आगंतुकों का मतलब है जो आ रहे हैं, ठीक है। और अवांछित, वांछित का मतलब होता है जिन्हें हम लोग चाहते हैं, और अवांछित जिनको हम लोग नहीं चाहते हैं। तो ऐसे आगंतुक जो आ रहे हैं, जिनको हम लोग नहीं चाहते हैं, तो उनको बाहर रखने के लिए, उनको देश से बाहर निकालने के लिए जो राज्य सत्ताएं होती हैं, जो सरकारें होती हैं, वो ताकत का प्रयोग करती हैं, वो बल का प्रयोग करती हैं कि हाँ भैया पुलिस की मदद लेकर के, आर्मी की मदद लेकर के, किसी की मदद लेकर के उनको बाहर भेजती है कि साहब ये हमारे देश की टेरिटरी है, ये हमारे देश का बॉर्डर है, इसमें सिर्फ हमारे देश के जो नागरिक हैं वही रहेंगे। अवांछित आगंतुकों को कोई भी सरकारें रखना पसंद नहीं करती हैं। ये जैसे यहाँ पर पासपोर्ट से इनको दिखाया गया। हालांकि प्रतिबंध, दीवार और बाड़ लगाने के बावजूद आज भी दुनिया में बड़े पैमाने पर लोगों का देशांतरण हो रहा है। युद्ध, उत्पीड़न, अकाल या अन्य कारणों से लोग विस्थापित होते हैं। फिर भी देखिए हम बहुत सारे प्रतिबंध लगा देते हैं सभी देश, ठीक है, दीवारें खींच देते हैं, बाढ़ लगा दें, बाढ़ इस प्रकार से कुछ फेंसिंग सी कर दी जाती है ना, तार वार लगा दिए और कर दिए। इन सब लगाने के बावजूद भी दुनिया में काफी लोगों में देशांतरण हो रहा है। देशांतरण का मतलब क्या? देशों में अंतरण हो रहा है, एक देश से वो दूसरे देश में, दूसरे देश से इस देश में, इस प्रकार का देखने को मिलता है। और ये हो क्यों रहा है? ये युद्ध के कारण हो रहा है कि अगर कहीं युद्ध हो जाता है तो युद्ध से बचने के लिए लोग भागने की कोशिश करते हैं। उत्पीड़न के कारण हो रहा है। उत्पीड़न का मतलब क्या है? कहीं पे किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, जैसे कि श्रीलंका में तमिलों के साथ हो रहा था तो तमिल यहाँ पर आ गए, उत्पीड़न के कारण है। कोई अकाल आ गया या कोई किसी दूसरे प्रकार की प्राकृतिक आपदा आ गई, या कोई भी कारण है जिससे लोग क्या होते हैं? विस्थापित होते हैं। तो ये कहना चाहता है कि हम चाहे कोई भी देश, उसने बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हैं, दीवारें खींची, बाढ़ बना दिए, उसके बावजूद भी क्या है? लोगों का विस्थापन जो है वो नहीं रुक रहा है, और उसके बहुत सारे कारण हैं। अगर कोई देश उन्हें स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होता है और वे घर नहीं लौट सकते तो वे राज्य विहीन या शरणार्थी हो जाते हैं। अब अगर कोई भी देश उन्हें स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होता, और जनरली देखिए कोई राजी होता भी नहीं है और होगा भी नहीं, क्योंकि कारण ये है कि भाई जैसा आज एक बात मुझे बताइए कि आज आपका घर है, आपके घर में कोई दूसरी कॉलोनी का एक व्यक्ति बोले यार वहाँ हमारे तो लड़ाई चल रही है, आप हमें हमारे घर में रख लो। आपके हम नहीं रख सकते ना कि भाई नहीं यार साहब आप हमारे घर में कैसे रहोगे यार, आप तो जाओ, वहाँ लड़ाई हो रही और कुछ हो रही, शांति करो, कुछ भी करो, पर आप हमारे घर में कैसे रख सकते हो? उसी प्रकार से यहाँ पर कि कोई भी देश अब कहीं से आता है तो उनको कैसे स्वीकार कर लेंगे? तो राजी नहीं होते हैं। तो फिर ऐसे जो लोग हैं इनको क्या? राज्य विहीन। राज्य विहीन मतलब क्या है? सरकार के बिना, ठीक है, विहीन मतलब नहीं है, राज्य सरकार, तो उसके बिना या शरणार्थी हो जाते हैं। तो एक जैसे आज मैं भारत का नागरिक हूँ तो मेरी सरकार है, सरकार का मुझ पर हाथ है, मतलब सरकार का मुझ पर आशीर्वाद है ना, सरकार जो भी योजनाएं बनाती है तो वो मेरे लिए भी बनाती है तो हाथ हो गया ना, तो सरकार का मेरे शीश पर हाथ है कि हाँ हाँ नहीं जी चिंता मत करो। तो मैं, राज्य मेरे साथ है, सरकार मेरे साथ है, क्यों? क्योंकि बिकॉज मैं भारत का नागरिक हूँ। अब क्या है कि अगर कोई शरणार्थी है तो वो राज्य विहीन है, सरकार का उस पर हाथ नहीं है। वे शिविरों में या अवैध प्रवासी के रूप में रहने के लिए मजबूर किए जाते हैं। अक्सर वे कानूनी तौर पर काम नहीं कर सकते या अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते, संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते। अब ऐसे लोग हैं जो नागरिकता नहीं मिली हुई है या राज्य विहीन है या शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, तो जनरली वो क्या है? किसी शिविरों में, शिविरों का मतलब क्या होता है? किसी प्रकार का कोई टेंट वेंट, कैंपों में, इनमें रुक जाएंगे, टेंट लगा दिया वहाँ रुक जाएंगे, कोई झोपड़पट्टी तान लेंगे वहाँ रुक जाएंगे, तो किसी शिविरों में रह रहे हैं। कोई अवैध प्रवासी के रूप में रह रहा है, अवैध प्रवासी मतलब इस प्रकार से जो गलत तरीके से देश में एंटर हुआ है उनमें रह रहा है। तो अक्सर वे कानूनी तौर पर काम नहीं कर सकते, तो कानूनी तौर पर वो कोई काम नहीं कर सकते, कानूनी तौर पर वो लोग कोई काम नहीं कर सकते, वो देश में सरकारी नौकरी नहीं पा सकते। इसके अलावा जैसे जनरली मान लो कोई वो कहीं पे काम धंधे पे जाएंगे और जाएंगे, जैसे आज मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, तो मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरा आधार कार्ड की फोटोकॉपी है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी इसका अंदर ये कि भाई मैं इंडिया का नागरिक हूँ, मैं लीगल व्यक्ति हूँ, मैं इलीगल नहीं हूँ। तो अब कहीं पे काम करने जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट मांगेगा तो डॉक्यूमेंट का है,
तो इसका मतलब तो है आप इलीगल हो, और इलीगल को तो हम कैसे काम दे देंगे, तो काम भी नहीं कर पाते, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा भी नहीं पाएंगे। बच्चों को पढ़ा लिखाने का मतलब ये है कि आपको वहाँ तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स, ज़्यादा कागजात जमा कराने पड़ेंगे, तो वो आपके पास है नहीं, क्योंकि आप देश के नागरिक हो नहीं, आप राज्य विहीन हो, आप शरणार्थी हो। तो जब शरणार्थी हो तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है नहीं, तो आप पढ़ा लिखा भी नहीं पाओगे और किसी प्रकार की संपत्ति भी अर्जित नहीं कर पाओगे। संपत्ति अर्जित करने के लिए सबसे पहली बात तो आपको धन की आवश्यकता है, और धन के लिए अच्छी शिक्षा होने की आवश्यकता है, और शिक्षा के बाद एक अच्छा काम मिलने की आवश्यकता है, जिसमें कि आप काम भी नहीं कर सकते, आप शिक्षा भी हासिल नहीं कर सकते, तो फिर संपत्ति तो एक बहुत बात का मुद्दा है। समस्या इतनी विकराल है कि संयुक्त राष्ट्र ने शरणार्थियों की जांच करने और मदद करने के लिए उच्चायुक्त नियुक्त किया हुआ है। तो समस्या इतनी विकराल, इतनी डेंजरस समस्या यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम आपने सुना होगा, और इसके बारे में भी आप बच्चों क्लास 12th की पॉलिटी में बहुत अच्छे से विस्तार से पढ़ोगे। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में लगभग दुनिया के सभी देश हैं, 193 देश जो हैं सारे इससे जुड़े हुए हैं, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और भारत जो है इसमें बाद में जुड़ा था 30 अक्टूबर 1945, 6 दिन के बाद इसमें जुड़ गया था भारत। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यतः काम क्या है? पूरे विश्व में शांति बनाए रखना, सहयोग बनाए रखना, विश्व में शांति बनी रहे। तो उन कामों को ध्यान में रखते हुए ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने देखा कि ये जो शरणार्थियों की समस्या है बड़ी विकराल है, बड़ी डेंजरस समस्या है। तो इसके लिए क्या करा कि शरणार्थियों की जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, जांच करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए एक उच्चायुक्त हाई कमिश्नरेट यहाँ पे नियुक्त करा गया है कि भैया आप उनकी जांच करो, उनकी मदद करने के लिए पूरा विश्व क्या कदम उठा सकता है उन पे चर्चा करेंगे। नागरिक के रूप में कितने लोगों को अंगीकार किया जा सकता है, इस सवाल पर फैसला करना अनेक देशों के लिए कठिन मानवीय और राजनीतिक समस्या बनी हुई है। अब नागरिक के रूप में कितने लोगों को अंगीकार किया जा सकता है? ठीक है भैया, अगर शरणार्थी आ रहे हैं तो कितने शरणार्थियों को हम स्वीकार कर लें? ठीक है, क्योंकि अगर सबके लिए ही अलाउड कर दिया तो फिर तो विश्व में कहीं पर भी युद्ध होगा, वो किसी उस देश में चले जाएंगे जहां पर स्वीकार कर लेते हैं। कहीं पर भी कोई छोटी मोटी समस्या हुई तो वो वहां पर चले जाएंगे। तो कितनों को अंगीकार किया जाए, ये सवाल पर फैसला करना अनेक देशों के लिए कठिन है, मानवीय रूप से भी कठिन है। मानवीय रूप से कठिन क्यों है बच्चों? क्योंकि जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि आज अगर पड़ोस की कॉलोनी में कोई लड़ाई चल रही है और वहां से लोग भाग करके आपके घरों में आए और बोले हमें आपके घरों में रहने दो, हम नहीं रहने देंगे ना, क्योंकि भाई हमारे घर में हमारी प्राइवेसी है, हमारा मैटर है। हाँ, आप कैसे व्यक्ति हो कैसे नहीं हो हम नहीं जानते, हम कैसे हमारे घर में एंटर कर ले, तो मानवीय रूप से भी ठीक नहीं है। और इसी प्रकार से देश में, किसी भी देश में कोई दूसरे देश का व्यक्ति जाता है, इलीगल तरीके से जाता है, शरणार्थी के रूप में जा रहा है, तो अब फिर मानवीय रूप में वहां के देश के लोगों के संसाधनों में भी बंटवारा हो जाता है, संसाधन बटेंगे। ठीक है, संसाधन तो सीमित है ना। इसके अलावा एक राजनीतिक समस्या भी बनी हुई है। अनेक देशों में युद्ध या उत्पीड़न से पलायन करने वाले लोगों को अंगीकार करने की नीति है। अब अनेक देश क्या करते हैं कि युद्ध या उत्पीड़न से जो पलायन करते हैं ऐसे लोगों को अंगीकार करने की नीति है, लेकिन वे भी लोगों की अनियंत्रित भीड़ को स्वीकार करना है, सुरक्षा के संदर्भ में देश के जोखिम में डालना नहीं चाहेंगे। परंतु देखो, युद्ध या उत्पीड़न में पलायन लोगों का होता है तो कुछ संख्या तक अगर लोग आते हैं तो एक बार देश की सरकारें सोच सकती हैं, जिस भी देश की हो उस देश की सरकारें सोच सकती हैं। परंतु एक अनियंत्रित भीड़, ठीक है, इतनी भीड़, इतने लोग आ जाएं जो नियंत्रण के बाहर हो, ऐसी भीड़ को स्वीकार करना बड़ी चिंता का विषय है। और ये क्या है, सुरक्षा को खतरे में डालने वाली बात है। देश की सुरक्षा, राष्ट्र की जो सुरक्षा है उसको खतरे में डालने का मामला है। क्योंकि जैसे मैं आपको वापस उदाहरण दूंगा कि आपके घर में अगर कोई इस प्रकार से एंट्री होगा तो इसका मतलब तो ये कि आप अपने घर की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हो। घर में बच्चे भी हैं, घर में महिलाएं भी हैं, घर में जो वृद्धजन हैं वो भी हैं, घर में आपके धन दौलत है वो भी है। तो आप किस प्रकार से किसी एक अननोन व्यक्ति को एंटर कर लोगे? तो उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से पलायन के रूप में आ जाता है, शरणार्थी के रूप में आ जाता है, तो भैया फिर तो ऐसा हो सकता है कि कोई देश ऐसा हो कि जैसे मान लीजिए आज इंडिया है, कोई व्यक्ति इंडिया में आ जाता है तो हो सकता है कि कोई जो दुश्मन देश है, जो भारत की तरक्की नहीं चाहता, वो इस प्रकार से भेजे उसको। हो सकता है कि वो कहीं किसी देश का एजेंट हो, तो फिर क्या है, या कोई किसी दूसरे देश में जा रहा हो तो वो वहाँ का एजेंट हो। तो ये खतरा हो सकता है ना, सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा की जब भी बात आती है बेटा, तो सुरक्षा का मतलब ये होता है, सिक्योरिटी का मतलब ये होता है खतरों से आज़ादी। जो हमें खतरे होते हैं ना, उन खतरों से आज़ादी मिल जाती है तो हम लोग कहते हैं कि हम सुरक्षित हैं।
ठीक है। और अब ये खतरे कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से नहीं, ये सब कुछ भी आप 12th की जो पॉलिटी आएगी उसमें पढ़ेंगे। भारत उत्पीड़ित लोगों को आश्रय उपलब्ध कराने पर सवाल पर गर्व करता है। ऐसा भारत ने 1959 में दलाई लामा और उनके अनुयायियों के लिए किया। भारत उत्पीड़ित लोगों को, जिन पे उत्पीड़न किया जाता है, ठीक है, जिन पे अत्याचार किया जाता है, तो उनको अपनाने में तो भारत गर्व महसूस करता है कि चलो भैया, जो पूरी दुनिया में दुखी थे उनको हमने सहारा दिया है, इसमें कोई बुरी वाली बात नहीं, अच्छी बात है। और ऐसा भारत ने किया भी है। 1959 में दलाई लामा, देखिए दलाई लामा कौन है, ये कहानी आप सुनिए थोड़ी सी। एक्चुअल में क्या है, चाइना ये कहता है, तिब्बत जो है ना, चाइना का ये कहना है कि तिब्बत उनका है, ठीक है, और तिब्बत के लोगों का ये कहना है कि नहीं साहब, चाइना का हमारे पे कोई अधिकार नहीं, हम तो स्वतंत्र थे, स्वतंत्र है और स्वतंत्र ही रहेंगे। 1954 में चाइना के और भारत के बीच में एक समझौता होता है जिसको कहा जाता है पंचशील समझौता। पंचशील समझौते का मतलब था 5 बातों को लेकर के समझौता हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि शांति बनाए रखेंगे, भारत चाइना के आंतरिक मामलों में, इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और चाइना भारत के इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। 1954 में ये समझौता हुआ और हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा करते थे। तो उस समय क्या है, जो दलाई लामा एक प्रकार से वहां की आप धार्मिक गुरु की पोस्ट है। दलाई लामा आप अभी अगर कभी गूगल पर सर्च भी करेंगे तो दलाई लामा भारत का हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में वहां पर रहते हैं। धर्मशाला जगह का नाम है, तो वहां पर वो रह रहे हैं। और 1959 के समय में दलाई लामा भारत से मदद मांगते हैं और इनके साथ इनके काफी अनुयायी भारत आ जाते हैं और भारत रहना शुरू कर देते हैं। फिर चाइना ये कहता है कि भारत ने पंचशील समझौते को तोड़ा है, भारत हमारी आंतरिक जो मामले हैं उनमें कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर रहा है और हमारे देश के लोगों को, मतलब तिब्बत को अपना ही मानता तो हमारे देश के लोगों को भड़का करके अपने तरफ बुला रहा है और उनको शरणार्थी बना रहा है। परंतु भारत ने ना भड़काया था ना और कुछ था, लोग खुद भारत की तरफ आए। तो उसी प्रकार से 1959 में जब दलाई लामा ने शरण मांगी भारत से, तो भारत ने शरण दी। मैं आपको ये बात और बता दूं कि जब भी जैसे 1962 का युद्ध देख लीजिए चाइना का, तो चाइना का 1962 के युद्ध में ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि भारत हमारे लोगों को शरणार्थी दे रहा है, हमारे लोगों को भड़का रहा है। और 1971 में पाकिस्तान से युद्ध लड़ा तो बांग्लादेश के लिए लड़ा कि भाई बांग्लादेश पे अत्याचार जो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत ने तो लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, तो अपने आस पड़ोस के देशों के लिए और अपने पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, लोगों के भले के लिए ही लड़ाई लड़ी है। ये यहाँ पे मैसेज है। भारतीय राष्ट्र की सभी सीमाओं से पड़ोसी देशों के लोगों का प्रवेश हुआ है और ये प्रक्रिया जारी है। भारतीय राष्ट्र की अगर आप सभी सीमाओं से देखोगे तो पड़ोसी देशों का प्रवेश हुआ है और ये प्रक्रिया भी जारी है। इनमें से अनेक लोग वर्षों या पीढ़ियों तक राज्य विहीन व्यक्तियों के रूप में पड़े रहते हैं, शिविरों में या अवैध प्रवासी के रूप में। अब क्या है कि ऐसे काफी लोग ऐसे जो वर्षों तक, काफी पीढ़ियों तक वो वहीं रहते हैं, उन शिविरों में, उन टेंटों में, कैंपों में रहते हैं और अवैध प्रवासी के रूप में रहते हैं। अंततः इनमें से अपेक्षाकृत कुछ को ही नागरिकता प्राप्त होती है और फाइनली क्या होता है कि कुछ को ही, अपेक्षाकृत कुछ थोड़े ही बहुत लोगों को क्या है, नागरिकता, सिटीजनशिप मिल पाती है। ठीक है, तो जब आप नागरिकता, सिटीजनशिप का एक जो प्रमाण आधार कार्ड भी है, और आधार कार्ड आप बनवाना चाहते हो तो यूँ अंगूठा लगवाते हो, थंब लगाते हो, तो ये अंगूठा दर्शाए जिसमें भारत का तिरंगा भी है। ऐसी समस्याएं लोकतांत्रिक नागरिकता के उस वायदे को चुनौती देती है जो ये कहता है कि समकालीन विश्व में सभी लोगों को नागरिक की पहचान और अधिकार उपलब्ध होने चाहिए। तो ऐसी जो समस्याएं वो लोकतांत्रिक नागरिकता के उस बात को चुनौती देती है जहां पे ये कहा जाता है कि समकालीन विश्व में सभी लोगों को नागरिक की पहचान और अधिकार उपलब्ध होने चाहिए। अनेक लोग अपनी पसंद के देश की नागरिकता हासिल नहीं कर सकते, उनके लिए अपनी पहचान का विकल्प भी नहीं होता। तो अब सभी लोग अपनी पसंद के देश की नागरिकता हासिल नहीं कर सकते कि साहब मैं तो उसी देश का नागरिक बनना चाहता हूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता और उनको किसी पहचान का विकल्प भी नहीं होता है। राज्यहीन लोगों का सवाल आज विश्व के लिए गंभीर समस्या बन गया है। जो राज्यहीन लोग हैं, जो शरणार्थी हैं, जो प्रवासी के रूप में रह रहे हैं, जिनके पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं है, तो ये सवाल पूरे विश्व के लिए एक बड़ी गंभीर समस्या के रूप में खड़ा हुआ है। राष्ट्रों की सीमाएं अभी भी युद्ध या राजनीतिक विवादों के जरिए पूर्ण परिभाषित की जा रही हैं और ऐसे विवादों से घिरे लोगों के लिए इनके परिणाम घातक होते हैं। अब जो राष्ट्र की सीमाएं हैं वो युद्ध के द्वारा, राजनीतिक विवादों के जरिए पूर्ण परिभाषित की जा रही है कि हमने उसकी जमीन इतनी ले ली, उसके उन एरियाज पे देश ने कंट्रोल कर लिया और कर लिया। तो ऐसे विवादों से जो लोग घिरते जा रहे हैं, इनके लिए परिणाम थोड़े से घातक, डेंजरस है। वे अपने घर, राजनीतिक पहचान और सुरक्षा गंवाते हैं और देशांतरण के लिए मजबूर किए जाते हैं। तो वो अपने घरों को गंवा देते हैं, राजनीतिक जो पहचान है उसको भी गंवा देते हैं, सुरक्षा को भी गंवा देते हैं और एक देश से दूसरे देश में शरणार्थी के रूप में चलते रहते हैं, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी इस प्रकार से।
क्या नागरिकता ऐसे लोगों की समस्याओं का समाधान बन सकती है? तो क्या इन सबको नागरिकता देकर करके इनकी समस्या का समाधान किया जा सकता है? अगर नहीं तो उन्हें आज किस तरह की वैकल्पिक पहचान दी जा सकती है? तो फिर हम उन्हें कौन सी पहचान दें? अगर किसी देश की उनके पास नागरिकता नहीं है तो वो अपना जीवन काट देंगे, उनकी आने वाली पीढ़ियां जीवन काटती, कैसे? हाउ इज पॉसिबल? तो कहीं ना कहीं तो नागरिकता मिलनी चाहिए, और नागरिकता नहीं मिल पा रही है तो बाकी जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है? क्या हमें राष्ट्रीय नागरिकता से अधिक सच्ची विश्वजनीन पहचान को परखना और विकसित करना चाहिए? तो क्या हमें जो राष्ट्रीय नागरिकता लेकर के चलते हैं कि साहब मैं भारतीय, मैं जापानी, मैं जर्मन, तो ये वाली जो राष्ट्र की जो नागरिकता है, इस राष्ट्र की नागरिकता से ऊपर क्या हमें विश्वजनीन पहचान को मानना चाहिए कि विश्व की सबकी एक पहचान, हम सभी विश्व में हैं तो एक हैं, तो इसको परखना चाहिए और इसको विकसित करना चाहिए। इसका अर्थ ये हो गया कि सबको पूरे विश्व में नागरिकता मिले। कभी कभी विश्व नागरिकता की धारणा के लिए सुझाव पेश किए जाते हैं, तो कभी कभार जो विश्व नागरिकता है इसकी धारणा के विचार पेश किए जाते हैं कि साहब विश्व नागरिकता होनी चाहिए, ठीक है, वर्ल्ड जो सिटीजनशिप है वो होनी चाहिए। और ये जो विश्व नागरिकता का जो है हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। ओके, ये तस्वीर आपको दिखाई गई है अलग अलग देशों के झंडों की। इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करेगा, और आज का लेक्चर कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी नवीन जानकारियाँ मिलती रहें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।